ओके, सो एट वेरी फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था डेट के बारे में कि डेट कैसे हैंडल होती हैं इसमें पाइथन एक्सेल में। ओके, सो नाउ अगर सपोज हमें आज की डेट चाहिए, यहाँ पे बी जहाँ पे हमने क्लिक किया है हमें आज की डेट यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दिया टुडे, राइट, हम टुडे यहाँ पे टाइप करेंगे और ओके करेंगे विदाउट एनी पैरामीटर। यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, जस्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। तो जैसे ही हमने ये किया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये आज की डेट आ गई, राइट, टुडे। अब हमें इसमें कहीं भी इसको आगे पीछे करना है, कुछ भी डेट, नेक्स्ट डेट चाहिए या फिर इससे इस पहले पहले की डेट चाहिए, तो सपोज आज से 5 दिन बाद की डेट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली इज इक्वल टू दिस प्लस 5, राइट। तो यहाँ पे इसने 5 दिन बाद की डेट दे दी। अगर हमें इससे 20 दिन बाद की डेट चाहिए तो यहाँ पे दिस वैल्यू प्लस 20, तो ऑटोमेटिकली इसने 20 दिन बाद की डेट हमें यहाँ पे दे दी, राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ पे ये जो गवर्न करते हैं, ये कैसे गवर्न होती हैं, एट वेरी फर्स्ट क्लास वी डिस्कस द कंसेप्ट हाउ दीज डेट्स आर बीइंग कैलकुलेटेड। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, सपोज हमने इज इक्वल टू लिखा और ये यहाँ पर कर देते हैं, और इसको अगर हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे नंबर नंबर में कन्वर्ट करने पे ये नंबर आता है। तो ये नंबर क्या है, किसी को याद है, एनीबॉडी रिमेम्बर ये Number नंबर of क्या है? number of days, like नंबर ऑफ फर्स्ट जन डेज। 1900 से फर्स्ट जन एग्जैक्टली 1900 से ऐसे। exactly. So this is number of days from 1st Jan 1900 to this date, right? और इसकी वजह से यहाँ पे डेट का कैलकुलेशन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे हम नंबर में कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो अगर हमें पुरानी डेट चाहिए तो हमने माइनस कर दिया, हमें इससे 40 दिन पहले की डेट चाहिए तो हमने दिस डेट माइनस दिस 14, और हमें 40 दिन पहले की डेट मिल गई। तो नंबर का कैलकुलेशन इस कॉन्सेप्ट की, सॉरी, डेट का कैलकुलेशन इस कॉन्सेप्ट की वजह से इतना इजी हो जाता है जैसे नंबर का कैलकुलेशन होता है। तो डेट्स कैन बी कंसीडर्ड ओवर हियर एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। अभी आपको यह अभी का टाइम चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपल डाल सकते हैं, यहाँ पे नाउ, राइट। नाउ जैसे ही डालेंगे तो अभी डेट के साथ में टाइम भी आ जाएगा कि अभी का टाइम क्या है, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब ये री एग्जीक्यूट होगा तो ये टाइम चेंज भी हो जाएगा। तो एज जब 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 ये फंक्शन री एग्जीक्यूट होगा टाइम भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अब यही शीट अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूं और कल खोलूंगा तो यहाँ पे सारी डेट हमें बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि कल ये टुडे की डेट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे टाइम भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो जब भी आपको ऐसी कोई रिपोर्ट बनानी हो जहाँ पे आपको हमेशा टॉप पे अपनी डेट, करंट डेट रखनी हो, रिपोर्ट डेट रखनी हो, तो आप वहाँ पे इस तरह से टुडे फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि आप डेट में आगे पीछे कैसे ऐड कर सकते हैं, तो प्लस माइनस मैंने करके बता दिया है। फिर आता है कि आपको यहाँ पे एंड डे आफ्टर 3 मंथ्स और डे बिफोर 3 मंथ्स आपको सेलेक्ट करना है, डेट आफ्टर 3 मंथ्स। और सो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ई डेट फंक्शन होता है। तो ई डेट फंक्शन क्या करता है, अभी देखो यहाँ पे 16 25 था, 16 26 हो गया, ठीक है। जितनी बार ये री एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे टाइम अपने आप चेंज होता जाएगा। तो ई डेट क्या करता है, ई डेट, और यहाँ पे पहले किस डेट से हमें स्टार्ट करना है, सपोज हमें इस डेट से स्टार्ट करना है, ये आज की डेट है, यहाँ से हमें 3 महीने बाद की डेट चाहिए, तो 3 महीने बाद हमने यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। तो 3 महीने बाद की डेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये डेट आ गई। अब इसको हम यहाँ पे ना हमें डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे 3 महीने बाद की क्या डेट है ये यहाँ पे रिटर्न कर दी। सो बेसिकली ई डेट ई डेट फंक्शन रिटर्न्स रिटर्न्स डेट आफ्टर नंबर ऑफ मंथ्स, ओके। भी आपको 3 महीने पहले की या 4 महीने पहले की डेट चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे ई डेट और ये डेट एंड -4, राइट। तो 4 महीने पहले की डेट यहाँ पे उठा के दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे पीछे की डेट्स को यहाँ पे फाइंड आउट करके हम बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेके आ सकते हो, ठीक है। अब आपको सपोज यहाँ पे किसी ने डेट दे दी, 15 हमारी डेट है, 10वां महीना है और 2024
है, राइट। अब आपको डेट, मंथ और ईयर दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि डेट क्या है। तो यहाँ पे सिंपली डेट, और डेट में हम ईयर, मंथ और डे हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे, और ये हमें डेट रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये है डेट फंक्शन, रिटर्न्स returns date from day, and then month, day, month and year. ओके, क्लियर है। अब इसी तरह से आपको ईयर, मंथ और डे फाइंड आउट करना है। तो ईयर, मंथ और डे फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको यही वैल्यू उठानी है यहाँ से, मीन्स इज इक्वल टू ईयर। सपोज आज की डेट का हमें ईयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज की डेट का हमें ईयर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टुडे फंक्शन पूरा दिया, तो आज की डेट का ईयर मिल गया। ठीक है, हमें आज की डेट का मंथ फाइंड आउट करना है, मंथ। ठीक है, सॉरी, मंथ ऑफ टुडे, मंथ ऑफ टुडे, राइट। तो इससे मंथ मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे डे ऑफ टुडे, डे ऑफ टुडे, तो यहाँ पे आज की डेट मिल गई। तो अलग 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 दिया हुआ है, तो उसको कंबाइन करना है तो हम डेट फंक्शन को यूज करेंगे। जब एक साथ दिया हुआ है और हमें अलग अलग करना है, तो हम इस तरह से डे, ईयर और मंथ को यूज करें। तो रिमेंबर, दिस इज डे फंक्शन एंड दिस इज डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन क्या करता है, जब अलग अलग वैल्यू दी हुई है उनको एक साथ कंबाइन करना होता है, तब हम डेट फंक्शन को यूज करते हैं। और डे मीन्स जब हमें डेट चाहिए होती है। ठीक है, हाँ, गॉट द डिफरेंस, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ईओ मंथ। ईओ मंथ, तो ईओ मंथ क्या होता है, दिस रिफर्स द एंड ऑफ मंथ। तो जो भी डेट दी हुई है उसका हमें एंड फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमें यहाँ पे ये डेट दी हुई है, इसका हमें एंड फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे दिया ईओ मंथ। ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारी स्टार्टिंग डेट, इस डेट से। अब इसमें आप आगे का एंड ऑफ डेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, पीछे का भी एंड ऑफ डेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो सपोज 2 महीने बाद जो मंथ पड़ेगा, उसके उस मंथ की एंड डेट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 महीने बाद, तो हमने यहाँ पे +2 कर दिया। तो 2 महीने बाद क्या दिसंबर होगा, दिसंबर की लास्ट डेट क्या होती है, 31 दिसंबर। तो यहाँ पे 31 दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं। ये सो दो, हमने डेट क्या सेलेक्ट किया, अच्छा ये सेलेक्ट की है। हाँ, तो ये सितंबर है ना, तो सितंबर के से 2 महीने बाद फिर क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर की लास्ट डेट 30th ऑफ नवंबर। ओके, अगर हम आज की डेट से करते हैं तो ये फिर दिसंबर 31 आएगा। ओके, इसी तरह से अगर हमें पिछले महीने की डेट फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज लास्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, देन जब हमें पिछले महीने की डेट फाइंड आउट करनी है, तो पिछले महीने की डेट के लिए हम फिर से देंगे ईओ मंथ, ईओ मंथ, क्या लिख रहा हूँ मैं, ईओ मंथ। और ये हमारी डेट है, कॉमा, और 2 महीने पहले -2, तो सितंबर से अगस्त, अगस्त से जुलाई, जुलाई की लास्ट डेट 31 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे 31 जुलाई आ जाएगा। मैं इसका यहाँ पे फॉर्मेट पेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो 31, तो लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस मंथ। ओके, अंडरस्टूड, एनी डाउट, यस नो, कुछ तो बोल दो। No, sir. कीप ऑन इंटरेक्टिंग, तभी मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता है, अदरवाइज फिर पढ़ाने का मन नहीं करता है मेरा। तो कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी व्हेनेवर आई आस्क, राइट।
नाउ अभी आपको वीक का कौन सा दिन है ये फाइंड आउट करना है। मान लो यहाँ पे ये डेट है वीक, तो आपको फाइंड आउट करना है कि अभी अभी यहाँ पे हमारे पास ईओ मंथ हमने फाइंड आउट किया, ईओ मंथ, और ये स्टार डेट है और 2 महीने बाद का हमने किया। तो यहाँ पे इसने 31 दिसंबर यहाँ पे ये डेट हमें दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 31 दिसंबर है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 31 दिसंबर को दिन कौन सा पड़ रहा है। तो वीक डे हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये सीरियल नंबर और रिटर्न टाइप। तो हम ये मान लेते हैं कि अब हम संडे को अगर पहला दिन स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे वन वन कर दिया। हम संडे से अपना दिन वीक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे संडे के हिसाब से ये वीक का चौथा दिन पड़ेगा। तो वीक का चौथा दिन क्या होगा, वेंसडे होना चाहिए। तो आइडियली 31 दिसंबर शुड बी वेंसडे। सो यू कैन सी हियर दिस इज 31 दिसंबर वेंसडे। ओके, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। अगर जैसे यहाँ पे हमने दिया वीक डे और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम मंडे से हम पहला दिन स्टार्ट करते हैं वीक का, मंडे से पहला दिन स्टार्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे दिया 2, राइट। तो यहाँ पे ये वीक का तीसरा दिन हो गया। ठीक है, तो जिस भी चीज को आप अडॉप्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। अब ऐसा यहाँ पे हमें दिन का चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी। वैसे वैसे तो वीक तो या तो हमारा मोस्टली मंडे को स्टार्ट होता है, या ना कुछ जगह लोग बोलते हैं संडे को स्टार्ट होता है, कुछ लोग संडे को वीकेंड बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल पार्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे भी ज्योग्राफीज में वहाँ पे अलग अलग डेज पे वीक की स्टार्टिंग होती है। जैसे अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाओगे तो गल्फ कंट्रीज में वहाँ पे जो वीकेंड होता है वो थर्सडे फ्राइडे का वीकेंड होता है। वहाँ पे वीक स्टार्ट होता है सैटरडे से। तो वहाँ पे फिर अगर आपको वीकडे कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे फिर आपको डिफरेंट क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे संडे और मंडे वाला दोनों क्राइटेरिया नहीं चलेगा। वहाँ पे फिर क्या चलेगा, आपको इस डेट को फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा वीकडे है। तो यहाँ पे वीक डे और यहाँ पे ये सीरियल नंबर है। और अब यहाँ पे आपका जो वीक स्टार्ट हो रहा है वो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। तो जब वीक आपका सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 16, राइट। यहाँ पे हम 16 देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके किया। तो अब सैटरडे के स्टार्टिंग के हिसाब से ये जो दिन पड़ रहा है ये वीक का पांचवा दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पे भी आपको अपनी वैल्यू डालनी होती है, उस जहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जिस भी कंट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की जोग्राफिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग वीक के काउंट चेंज होते हैं। तो आप उसमें अपने काउंट को भी इस तरह से मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे वही दिन है लेकिन वीक का अलग अलग दिन काउंट हो रहा है। अगर संडे से स्टार्ट करते हो तो ये चौथा दिन है, अगर मंडे स्टार्ट करते हो तो तीसरा दिन है, और अगर सैटरडे स्टार्ट करते हो तो ये पांचवा दिन है। ठीक है, कोई अगर कुछ और रीजन भी लेके आ जाते तो वो भी सारी चीजें के लिए इसको कंफर्टेबल बनाया गया है। इसी तरह से वीक का कौन सा मंथ है ये, वीक का कौन सा नंबर है ये, तो हम यहाँ पे वीक नम हम यहाँ पे देंगे। तो हमने यहाँ पे दिया ये, और यहाँ पे वीक नम, और यहाँ पे आप दे सकते हो। सपोज अगर हमने यहाँ पे 2 दे दिया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये 53rd वीक आ गया है। ठीक है, 53rd वीक यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें भी अगर यहाँ पे हम J2 की बजाय अगर हम यहाँ पे इसको सपोज यहाँ से रेफर करते हैं, ठीक है, तो ये 45th वीक, ये 45th वीक है। ठीक है, और कहीं रेफर करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वैल्यू या वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है कि 1 2 मीन्स संडे से स्टार्ट किया या मंडे से स्टार्ट किया, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो उसी के बेस पे होता है। तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करके और देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यस सर। सबको। यस सर। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अब इसके बाद जो आता है डेट में डिफरेंस फाइंड आउट करना, डेट डिफ। तो दो डेट्स में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो दो डेट्स में डिफरेंट फाइंड आउट करने के लिए
अब सपोज हमारे पास यही डेट है, मान लो एक ये डेट है और एक हमारे पास ये डेट है, दोनों के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डेट डिफ, ओके, और यहाँ पे ये हमारी डेट है कॉमा ये डेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इंटर किया डेटेड, डेट डिफ, सॉरी, डेट डिफ। उसके बाद फिर हाँ, ये एक चीज और डिफाइन करनी होती है कि आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डे, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। हमने यहाँ पे डी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में नंबर ऑफ डेज है, सैटरडे 77 डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अगर अब इसमें नंबर ऑफ मंथ फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मंथ्स, ओके। सो यहाँ पे हमने दिया डेट डिफ, और यहाँ पे हमने दिया ये पहली डेट है, ये दूसरी डेट है, और यहाँ पे हमें एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मंथ्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में, दिखा रहा है 2 मंथ्स का डिफरेंट। ऐसे ईयर फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे ईयर भी फाइंड आउट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ईयर के लिए हमें एम की जगह पे वाई करना होगा। क्लियर है? क्लियर यस है सर। सबको? ठीक है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, या अगर हम सिंपली माइनस कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ डेज पता लग जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता करना है कि कितने वर्किंग डेज हैं, वो हमें पता करना है, राइट। क्योंकि अब मान लो आपके पास कोई आप एचआर मैनेजर हो, आपके पास एक फीमेल एम्प्लॉय है, उसने बोला कि मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए। तो मैटरनिटी लीव 184 डेज की होती है, ठीक है। तो 184 डेज की जो मैटरनिटी लीव है वो आइडियली तो कैलेंडर डेज होती है, कि 184 कैलेंडर डेज। तो अगर कैलेंडर डेज फाइंड आउट करना है तो सिंपली अब मान लो आज की डेट है, तो टुडे टुडे इज दिस 15 अक्टूबर। आज की डेट से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ये वैल्यू प्लस और 184 डेज, ओके। तो यहाँ पे 184 डेज के बाद यहाँ पे 17 अप्रैल की नेक्स्ट डेट इसकी ज्वाइनिंग डेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें अब इन दोनों के बीच में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हैं, ठीक है। ये तो आज की डेट है और ये 6 महीने बाद की डेट है, लेकिन इन इन दोनों के बीच में हमने देख लिया कि 184 कैलेंडर डेज हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वर्किंग डेज इन दोनों के बीच में कितने होंगे, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नेट वर्क डेज, ठीक है। और इसमें हमारी ये स्टार्ट डेट, यहाँ पे ये एंड, यहाँ पे अम, ये है हमारी एंड डेट, ओके। हमने इसको ओके किया। तो यहाँ पे टोटल 133 ही वर्किंग डेज हैं, बाकी सारे वीकेंड्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नेट वर्क डेज। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ग्रेट। अब इसी में कोई बंदा आया कि भाई इसमें ये तो आपको नेट वर्किंग डेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच में फेस्टिवल्स भी तो आते होंगे। तो अगर फेस्टिवल अगर अगर आ गए तब क्या करोगे? तो हम पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फेस्टिवल हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा। तो हमने लिस्ट आउट कर लिया कि 20 अक्टूबर को है हमारे पास दिवाली, ठीक है। फिर ये मान लो 4 नवंबर को पड़ेगी हमारे पास कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगी। फिर 1 दिसंबर को हमारे पास कुछ फेस्टिवल पड़ेगा। फिर 25 दिसंबर को हमारे पास क्रिसमस होगा। फिर मान लिया 31 दिसंबर को भी हमारे पास ये हॉलीडे पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो है इनको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 20 अक्टूबर हमारे पास है, ये हमारा मंडे को पड़ रहा है। फिर 4 हमारा ट्यूसडे को पड़ रहा है। फिर 1 दिसंबर यहाँ पे मंडे को पड़ रहा है, और 25 दिसंबर हमारा थर्सडे पड़ रहा है। सारे वीक डेज में पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 नवंबर, अच्छा 25 दिसंबर, 31 दिसंबर भी आ रहा है इसमें। तो लेट्स सी कि 31 दिसंबर कहाँ पड़ता है। 31 दिसंबर हमारे यहाँ पे वेंसडे को पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे सारे डेज पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वीक डे के अंदर ही पड़ रहे हैं, ठीक है।
तो वीक डे के अंदर पढ़ने में अब यहाँ पे हमने इनको सेलेक्ट किया, और हमने यहाँ पे इनका नेम बना लिया, यहाँ पे नेम मैनेजर हमने ले लिया और न्यू, और यहाँ पे हमने हॉलीडेज कर दिया। ठीक है, हॉलीडेज ओके किया। ठीक है, और क्लोज किया। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो हमने यहाँ पे दिया नेट वर्क डेज, और ये हमारी स्टार्टिंग डेट है, ये हमारी एंडिंग डेट है, और यहाँ पे हॉलीडेज है, तो हमने यहाँ पे हॉलीडेज यहाँ पे दे दिया, सॉरी यहाँ पे हॉलीडेज। ठीक है, और हमने ओके किया, तो यहाँ पे इसने इन पांचों दिनों को वर्किंग डेज से हटा दिया, और अब हमारे पास नेट वर्क डेज मिल गए। तो नेट वर्क डेज कंसीडरिंग हॉलीडेज। ओके, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. एनी डाउट? अब सर मान एक लो बार वहां कोई, पे सबमिट करना। ओके, सो ये 133 आया था, ये समझ में आया था? हाँ। ठीक है, अब इसमें हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हम हॉलीडेज की लिस्ट को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने केवल स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दी थी हमने। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हॉलीडेज की जो लिस्ट है उसको हम यहाँ पे अलग से इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो हॉलीडेज की लिस्ट हमने यहाँ पे बना ली कि ये हमने कहीं पे अलग जगह बना के रख ली, उसको हमने नेम मैनेजर दे दिया, यहाँ पे फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एज अ तीसरा पैरामीटर हमने यहाँ पे क्या किया है, तीसरे पैरामीटर पे हमने जस्ट नेम मैनेजर को यहाँ पे हमने दे दिया है। तो स्टार्ट डेट एंडिंग डेट अभी भी वही है, लेकिन हमने यहाँ पे नेम मैनेजर को दे दिया। तो इस नेम मैनेजर को देने का पर्पस क्या है कि हम ये भी बताएं कि इस दौरान बीच में कितने हॉलीडेज पड़ रहे हैं, कितनी छुट्टियां पड़ रही हैं, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नेट वर्किंग डेज इसके बीच में पड़ रहे हैं। राइट, अभी यहाँ पे जो 133 नेट वर्किंग डेज हैं वो वीकेंड को हटा के है, लेकिन वीकेंड के अलावा छुट्टियां भी तो होंगी ना। अंडरस्टूड? हम्म। तो हमने यहाँ पे जस्ट हॉलीडेज को यहाँ पे रेफर कर दिया और ओके किया, तो यहाँ पे 128 आ गया। क्लियर है? यस सर। तो वर्क तो हॉलीडेज को इसने वर्किंग की लिस्ट से हटा दिया। अब सपोज आप कोई बीच में ऐसा हॉलीडे पड़ रहा है जो सैटरडे संडे में पड़ रहा है, मान लो बसंत पंचमी, सपोज लेट्स सपोज 8 फेब को बसंत पंचमी पड़ रही है, तो 8 फेब 2026 बसंत पंचमी पड़ रही है, और छोटी दिवाली भी पड़ रही है 19 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, 19 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो ये आ गई। अब हम यहाँ पे अपनी लिस्ट को अपडेट कर देते हैं, हॉलीडे लिस्ट को हमने अपडेट किया। यहाँ पे नेम मैनेजर में गए, एडिट, और इसको हमने दिया यहाँ से A14 से, और O14 से O20 तक हमने यहाँ पे दे दिया, और इसको ओके किया। तो हमारी जो लिस्ट है ये पूरी ये हो गई। लेकिन अभी हम यहाँ पे फिर से अगर फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे नेट वर्क डेज, नेट वर्क डेज, ये हमारी स्टार्टिंग डेट है, ये हमारी एंडिंग डेट है, और हॉलीडेज को हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, और हमने ओके किया। तो अभी यहाँ पे देखो, दो छुट्टियां बढ़ाने के बावजूद यहाँ पे ये वैल्यू 128 है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये सबको Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. ओके, सो मीन्स ये है कि अगर इन केस कोई छुट्टी ऐसी है जो वीकेंड में पड़ रही है, तो उसका हमारे आउटपुट पे असर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नेटवर्क डेज में वीकेंड को ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है। सो दिस डजेंट मैटर कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हॉलीडेज है, अगर इनमें से कोई भी हॉलीडे सैटरडे संडे को पड़ रहा है, तो वो नेटवर्क डेज में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो सर।
So I'll share this Excel date formula once with you in group itself. तो आप इसको रेफर करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. सो जब भी हम डेटा रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं या एचआर रिपोर्टिंग वगैरह होती है या टाइम टाइम वाइज रिपोर्टिंग होती है या मंथ वाइज रिपोर्टिंग होती है, तो इन सारे फंक्शंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जहाँ पे कॉल सेंटर्स वगैरह में 24/7 काम होता है, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रैक किया जाता है, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे फंक्शंस बहुत काम आते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे हमारे पास बाकी रहती हैं. एक होता है हमारे पास ऑफसेट फंक्शन आता है, और इसके बाद एक रैंक फंक्शन आता है. हमने मैच वगैरह तो कर ही लिया है. अब हमारे पास हम ऑफसेट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑफसेट फंक्शन क्या होता है बेसिकली, जब हम यहाँ पे ऑफसेट में कोई एग्जांपल है हमारे पास, टेक्स्ट सम लोकल लॉजिकल, हम एक नॉर्मल डेटा ले लेते हैं भाई हम. ओके, लेट्स सपोज हमारे पास डेटा इस तरह से है कि यहाँ पे A1 A2 A3 A4, और यहाँ पे हम यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू दे दी. यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन कुछ वैल्यू ले ली, रैंड बिटवीन, और यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली सपोज 45 से और 95 के बीच की हमने वैल्यू ले ली, और इसको हमने इधर एक्सटेंड कर दिया और इसको हमने इधर एक्सटेंड कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे एक और एक्सटेंड कर लेते हैं इधर, और उसको हमने यहाँ पे कॉपी करके ऑलरेडी इसमें कर दिया. यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, और यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिर से यहाँ पे नंबर आ गए. ठीक है. अब हमें करना क्या है कि हम्म, कि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं. ठीक है. अब ये जो पहले 3 नंबर जो यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम हुआ था. तो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसमें ये नंबर्स आए थे, और तो इसको हम यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया, और ये हुआ था सेकंड एग्जाम. ठीक है. सेकंड एग्जाम में हमारे पास इतने नंबर आए. ठीक है. अब यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया. ओके, फर्स्ट एग्जाम में सेकंड एग्जाम में इतने इतने नंबर आए, ये हमें यहाँ पे डाल दिया. अब हमें फाइंड आउट करना है. अब मान लो कि यहाँ पे A1. ठीक है. अब ये जहाँ पे भी दिया हुआ है, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट एग्जाम में ये फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम हम यहाँ पे डाल देते हैं. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम में हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे दिया ऑफसेट. तो ऑफसेट क्या करता है बेसिकली, एक रेफरेंस के साथ में करस्पॉन्डिंग रेंज रिटर्न करता है. तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है, सपोज अब हमारे पास रेफरेंस है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. अब हमें रोज एंड कॉलम्स लेके आने हैं. तो पहले एग्जाम के लिए लेके आना है. तो हमें हमें पता है कि पहला पहला एग्जाम में जो हमारे पास इंग्लिश है, तो उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. तो इंग्लिश हमारे पास है सेम रो पे एक कॉलम बाद, सेम रो पे एक कॉलम बाद. तो रो रो हमें 0 चेंज करनी है, और जो जो कॉलम है वो हमें एक चेंज करना है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इसको दिया और सिर्फ यहाँ पे बंद कर दिया. तो यहाँ पे देखो इसके इंग्लिश में यहाँ पे मार्क्स आ गए.
ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसके मार्क्स मार्क्स आ गए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि अ, जो भी यहाँ पे नंबर है उसके उसके रेफरेंस में वो यहाँ से सर्च करके और वैल्यू को उतने रो उतने कॉलम पे वेरी करके ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये A1 है तो A1 यहाँ पे इस जगह पे है। अब इसके इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो इंग्लिश के मार्क्स इसके सेम रो पे एक कॉलम बाद में है। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स इसके सेम रो पे दो कॉलम बाद में है, तो यहाँ पे हमने दो कॉलम बाद लगाया, तो यहाँ पे हमने लगाया ऑफसेट। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है और जीरो सेम रो पे एक कॉलम बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू सेम रो पे दो कॉलम बाद, सॉरी, दो कॉलम बाद वैल्यू वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू आ गई। अब फिर से ऑफसेट पे सेम रो पे तो ये है सेम रो पे हमें तीन कॉलम बाद वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ अब हमें यहाँ पे दूसरे के लिए फाइंड आउट करना है, तो दूसरे के लिए फाइंड आउट करने में अब यहाँ पे वही काम कर सकते हैं कि सेम रो पे दो कॉलम, यहाँ पे तीन कॉलम तक आया, अब यहाँ पे चार कॉलम पांच कॉलम पे लेके आ सकते हैं, या यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, तो ऑफसेट और A1 की वैल्यू हमें जीरो रो पे चौथे कॉलम से हमें देनी है, राइट। अब हम यहाँ पे हमें क्या देना है, हम यहाँ पे तीनों तीनों वैल्यूज को एक साथ लेके आ सकते हैं, तो हमें एक रो चाहिए और तीन कॉलम चाहिए। तो कितनी हाइट चाहिए, एक ही हाइट चाहिए और तीन की विड्थ चाहिए, तो हमने यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ से देखो तीनों के मार्क्स एक ही साथ आ गए। ठीक है, हमने यहाँ पे इसी जगह पे फॉर्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पे तीनों के मार्क्स एक ही साथ आ गए। आई एम श्योर अभी ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आ रहा है समझ में? नो सर। हम्म। चिंकी, मानसी? एक साथ वाला नहीं आया सर। एक साथ वाला नहीं आया? लाइक लास्ट में 1 और 3 कैसे सर? हम्म। तो यहाँ पे बेसिकली लास्ट में 1 और 3 इस तरह से आ रहा है कि देखो 0 4 तो समझ में आया कि 0 4 तो यहाँ तक लाने हाँ के लिए जी हो सर। गया। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक ले तो आया, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें A1 के ही तीनों मार्क्स चाहिए, तो A1 के यहाँ पे हमें एक रो चाहिए और तीन कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे ये एक रो ये पूरी हो गई। ठीक है, और यहाँ से तीन कॉलम, तो एक दो तीन, यहाँ तक की सारी वैल्यू ये उठा के ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, 1 रो एंड 3 कॉलम। ओके सर। ठीक है, तो ये 0, 4 इसको यहाँ पे E3 तक उठा के लाया, और E3 से एक रो और तीन कॉलम यहाँ पे हमें आगे लेने हैं, तो एक ये रो और तीन कॉलम हमने यहाँ पे उठा के ले लिए। ओके, ओके सर। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो अपनी वैल्यू है उसको ऑफसेट के थ्रू लेके आ सकते हैं। तो ऑफसेट में बेसिकली क्या होता है कि जब हमें एक वैल्यू के रेफरेंस में कुछ और वैल्यू चाहिए होती है तब हम ऑफसेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, और अगर एक्सटेंडेड वर्जन देखना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे ऑफसेट है, ऑफसेट में हमें हमने इसको सपोज यहाँ के रेफरेंस में A2 के रेफरेंस में सपोज दो रो और तीन कॉलम बाद हमने यहाँ पे लिया, तो दो रो और तीन कॉलम बाद क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे देखो 76 आ रही, तो ये कैसे काउंट हो रहा है, A2 में दो रो बाद, तो 1 2, दो रो और फिर तीन, सॉरी, दो दो रो, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आ गया, और फिर तीन कॉलम, तो 1 2 3, यहाँ पे ये 76, तो यहाँ पे 76 आ गया।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। और इसी में जब हमें एक साथ वैल्यू चाहिए होती है, तो अब जैसे यहीं पे हमें ऑफसेट, और हमने हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम बाद फिर से हमें 3 रो और 3 कॉलम चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 76 जो भी आया था, अब 76 से 3 रो, या 76 90 60 और ये कॉलम, ये दो दो कॉलम भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा एरे आ गया। तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा एरे है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, तो ऑफसेट का बेसिकली जब हम ऑटोमेशन वगैरह में यूज करते हैं तो ये एक एरे फॉर्मूला की तरह यूज होता है, और मल्टीपल वैल्यूज को हमारे इसमें लेके आता है, और जिससे हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जिससे हम जो रेफरेंस में वैल्यूज हैं वो उनको हम यहाँ पे रिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो, अब यही काम जो यहाँ पे हमने इस तरह से किया है, इसको हम अगर ऑफसेट से, पूरा ऑफसेट से करना चाहें, तो पूरा ऑफसेट से हम कैसे कर सकते हैं? अब जैसे यहाँ पे हमें नंबर्स नंबर्स दे दिए, और इन इन नंबर्स को हमें लेके आना है। ठीक है, तो हम नंबर्स को एक एक बार में कैसे लेके आएंगे? तो सो ये इतना समझ में आया। अब इसको हम ऑटोमेट में कैसे लगा सकते हैं, और ऑटोमेशन में कैसे लगा सकते हैं? अब जैसे मान लो यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे हम यहाँ पे दिया A5 दिया। ठीक है, तो हमें इसको पहले यहाँ पे सर्च करना है, तो हम मैच से इसको सर्च करेंगे। तो हमने यहाँ पे मैच से इसको सर्च किया, मैच में ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये हमारा लुकअप एरे है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सर्च किया है, और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू सर्च करते हो तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसको यहाँ पे लाना है, तो हमने यहाँ पे दिया ऑफसेट। ठीक है, रेफरेंस क्या है हमारा? रेफरेंस है हमारा हमारी ये वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिया जो भी वैल्यू है, ये यहाँ पे रेफरेंस में बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सर्च करना पड़ेगा। तो मैच दिस वैल्यू, लुकअप एरे इन दिस, और यहाँ से मैच टाइप हमने 0 कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमें लुकअप एरे लुकअप वैल्यू मिलेगी। अब जहाँ पे भी ये मिलती है वहां से हमें क्या करना है? सपोज सेम रो पे, और एक कॉलम बाद से एक रो और 6 वैल्यूज लेनी। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं ले सकते। यहाँ पे यहाँ पे मैच काम नहीं करेगा। सिंपली हमें इसको यहीं पे सर्च करना पड़ेगा। इसको हमने यहाँ पे सर्च किया, सेम रो पे एक कॉलम बाद, सेम रो पे एक कॉलम बाद एक रो, और 6 कॉलम हमें यहाँ पे लेने हैं। देखो सारी वैल्यूज A5 की एक साथ आ गई। ठीक है, यस सर। क्लियर है सबको? को क्लियर है? यस सर। ओके, तो बेसिकली इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और ऑफसेट से वैल्यू उठा के लेके आ सकते हैं। अब इसमें इसके लिए तो ये एक एरे फॉर्मूला होता है। एरे फॉर्मूले को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अभी इसके अलावा एक फॉर्मूला आता है, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। तो सम प्रोडक्ट क्या होता है?
अब मान लो हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट 1 है, फिर प्रोडक्ट 2 है, फिर प्रोडक्ट 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी है, क्वांटिटी, और फिर है हमारा प्राइस। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट हैं और इसका यूनिट प्राइस है सपोज 80, एंड 6 प्रोडक्ट है, उनका यूनिट प्राइस है 90, और इसकी इसकी 4 यूनिट हैं और इसका है हमारे पास प्राइस है 100। ठीक है, तो अगर हमें अब फाइंड आउट करना है कि टोटल सेल टोटल प्राइस कितना होगा, तो टोटल प्राइस अगर हम आइडियली फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू, इसको हमने यहाँ पे ड्रैग किया और फिर हमने यहाँ पे इसको सम किया, तो यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम इसको एक ही फॉर्मूले में करना चाहें तो हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट देंगे, सम प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा पहला एरे है और ये हमारा दूसरा एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसने यहाँ पे दोनों को ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके और हमें यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करके दे दी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो ये जो एरे फॉर्मूला है वो इस तरह से यहाँ पे काम करेगा, और एरे फॉर्मूले से आप यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेट करके लेके आ सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा एक इसमें आता है रैंक फंक्शन। ठीक है, रैंक फंक्शन क्या करता है? अब मान लो ये एग्जाम यहाँ पे हो गए हैं, और यहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, तो सम सारे बच्चों के एग्जाम्स के सम हमने फाइंड आउट कर लिए, सम ऑफ दीज नंबर्स, और यहाँ पे हमने इनको इनको इस तरह से डाला। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहाँ पे रैंक फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, रैंक ये नंबर है और इसका ये रेफरेंस है। ठीक है, जैसे इंटर किया तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारे पास रैंक आ गई। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक हमारी सही आ रही है। देख के बताओ रैंक हमारी सही आ रही है। नहीं, सेम रैंक 3 लोगों की अलग अलग नंबर में। यहाँ पे इसकी भी रैंक बना रही है, 447 है, 4 यहाँ पे 463 इसकी भी बना रही है, यहाँ पे 482 है उसकी भी बना रही है, यहाँ पे 2 इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है। क्या है भाई ये सब क्यों? कोई बताएगा क्यों? कोई बता सकता है क्यों? रेंज की वजह से। हाँ, तो सही, जिसने भी बोला, हाँ, गुड वन। सो यहाँ पे देखो ये H3 टू H16 जा रही है, यहाँ पे ये H4 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे H5 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे तक कंपेयर कर रही है, ऊपर को ले ही नहीं रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेंज को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, हमने रेंज को फिक्स किया। ठीक है, आप यहाँ पे डालोगे तो रैंक बिल्कुल सही आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट है, फिर सेकंड उत्तर ये है, फिर ये थर्ड है, फिर फोर्थ है। ठीक है, यस। क्लियर है? तो फिक्सिंग का बहुत ध्यान रखना है जब भी आप लाइव में इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो अगर आपने फिक्स नहीं किया तो आउटपुट कुछ का कुछ बन जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिक्स फिक्स कहाँ पे करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम अभी हमारे पास ये चार्ट्स देखना बाकी है, बाकी रह गया है। चार्ट्स हम आज और हम देखते हैं, और इसके बाद फिर एक छोटा सा सेशन मैक्रोज के लिए करेंगे, एंड देन इट विल बी डन। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखें। Yes, sir.
साहब वो रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर देना एक बार, मतलब दोबारा अगर करना हो। रिकॉर्डिंग जो आपका चैनल है उस पे आपको रिकॉर्डिंग अपडेट नहीं हुई है, उस पे तो अपडेट हो गई सारी। DA106 चैनल है आपका, देखा है आपने? कल देखा तो शायद मैंने, हाँ हाँ मैंने देखा। अगर आप DA106 देखोगे तो आपको चैनल पता है ना, हाँ काले कल, हाँ मैंने देख रखा है, बट कल तक शायद 3 या 4 ही क्लास अपडेट थी, शायद अब हो गई होगी। हाँ अपडेट हो गई, आप देख सकते हो उसमें। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।